हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है डियर लाइफ, जिसे लिखा था एलन मुनरो ने। दोस्तों, ये जो बुक है डियर लाइफ, इसमें 14 शॉर्ट स्टोरीज हैं और इन 14 कहानियों में दोस्तों एक सेंटर पीस कहानी है जिसे मेन स्टोरी कहा जा सकता है। इसे एमसी क्लीलैंड और स्टेवर्ट ने 2010 में पब्लिश कराया और 2010 में ही दोस्तों इसे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस अवार्ड को द एथेंटिक और द सैन फ्रांसिस्को ने दिया। एलन मुनरो दोस्तों कनाडा से बिलोंग करती थी, इसलिए इसमें अधिकतर स्टोरीज कैनेडियन है। इसमें 1930s की स्टोरीज को दिखाया गया है दोस्तों कि किस तरह ये जिंदगी एक छोटे से इवेंट में बदल जाती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हम एलन मुनरो के बारे में जानते हैं। एलन मुनरो का जन्म हुआ है 10 जुलाई 1931 में और अभी ये 88 ईयर की लेडी है। इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल चुका है दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला और भी बहुत सारे अवार्ड मिले जैसे कि गिलर प्राइज और रिए अवार्ड 2001 में। इन्होंने बहुत सारे फेमस स्टोरीज नोवेल्स लिखे जैसे कि ज्योलेटा हेडसेप, बॉय एंड गर्ल, पर इनकी बेस्टेस्ट बुक हुई डियर लाइफ, जिसे हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं डियर लाइफ। डियर लाइफ की स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों वहाँ से जहाँ से एलन मुनरो ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो की यह कहानी है दोस्तों। 1930 में एक कंट्री साइड में एक लड़की रहा करती थी और यही हमारी स्टोरी की नैरेटर है। स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है दोस्तों कि नैरेटर और उसके पिता जो होते हैं और उनकी माता जानवरों का पालन करते थे, यानी उनका एक फार्म हाउस था जहां वो जानवरों को रखते और वहां से उनका भरण पोषण चलता था। कुछ दिनों बाद जब नैरेटर बड़ी हो गई दोस्तों, तब उन्हें और पढ़ने की इच्छा जागी, पर वहां पे गांव में कोई अच्छा स्कूल ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। इस वजह से उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वह अब टाउन एरिया में जाएंगे। टाउन एरिया में पहुंचकर उनके फादर को एक जॉब मिला, टैक्स पेइंग प्रॉपर्टी का जॉब था। नैरेटर को दोस्तों अब एक अच्छा स्कूल मिल चुका था, वह वहाँ पढ़ रही थी। वहाँ पे उसने एक दोस्त बनाया जो कि उसे काफ़ी गलत चीज़ें सिखा रही थी। इस वजह से नैरेटर की माँ ने उससे कहा कि तुम इससे दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि इसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी यानी वेश्या थी और वह एक सेक्सुअल डिजीज की वजह से मर गई। यह लड़की भी अपनी माँ की जैसा ना निकले, इस वजह से तुम इससे दोस्ती तोड़ दो, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यह सब सुनकर नैरेटर हमारी जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो कहती है मेरी एक ही तो फ्रेंड थी, वो भी गलत निकली। इसके बाद नैरेटर दोस्ती से अपना रिश्ता तोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगती है। अब हमारी नैरेटर जो है दोस्तों वो हाई स्कूल में पहुंच जाती है और सिर्फ अपने स्टडीज़ पे फोकस करती है। उसका अब कोई फ्रेंड नहीं है, बस और बस बुक्स ही उसके फ्रेंड्स हो जाते हैं। और जब दोस्तों हमारी नैरेटर बोर होती है तब वह अपनी माँ की हेल्प करती है और उनकी कुछ कहानियाँ सुनती है। नैरेटर की माँ उसे कहानियाँ सुनाती है कि एक दिन एक औरत वहाँ पे रहने आई थी जहाँ पे आज तुम रह रही हो, तुम्हारा बचपन गुजरा। इस औरत का नाम था मिसेस नेदरफील्ड। ये काफ़ी क्रूअल औरत थी, बहुत ही निर्दयी औरत थी। इतना निर्दयी थी कि एक दिन इसने ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय ने एक चीज़ मिस कर दी, वो नहीं लाया। इस वजह से इस क्रूअल औरत ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। वह बेचारा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। यह सब सुनकर हमारी नैरेटर काफ़ी ज़्यादा अनबिलेबल बात करती है। वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक सिर्फ डिलीवरी बॉय को इतना कड़ा दंड देना, वो भी एक छोटे से सामान के लिए। उसकी माँ उसे बार बार उसी लेडी की स्टोरी सुनाती है और ऐसे से बात बताती है उसके क्रूरता की कि हमारी नैरेटर उस पर बिलीव करना छोड़ दिया करती थी। इधर अचानक खबर आती है दोस्तों कि उसका जो फादर होता है नैरेटर, उनकी जॉब छूट चुकी है। फिर भी नैरेटर की पढ़ाई के लिए वह एक गार्ड की नौकरी करते हैं ताकि उनका परिवार चल सके।
नैरेटर का परिवार अब काफ़ी गरीब हो चुका था दोस्तों, क्योंकि उनके पिता की नौकरी चली गई और एक मामूली सी नौकरी उन्होंने हायर की, वो भी इमरजेंसी में। इतनी मुसीबतों के आने के बाद भी दोस्तों नैरेटर किसी तरह अपने स्टडी पे फोकस कर रही थी और अपनी माँ की बताई हुई स्टोरीज पे बिलीव करने की कोशिश कर रही थी कि तभी खबर आती है कि उसकी माँ अचानक गिर गई है। बाद में नैरेटर को पता चलता है कि उसकी माँ को पार्किंसन नाम की एक डिजीज़ हुई थी दोस्तों। इस डिजीज़ में इंसान की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती, यानी बॉडी एक डिसमेंटल पीस की तरह हो जाता है दोस्तों, यानी लकवा मारना आप कह सकते हैं। लकवा मारने के बाद इंसान जी सकता है, पर पार्किंसन डिजीज में इंसान जी भी नहीं पाता, वो कुछ ही पल का मेहमान होता है। और ऐसा ही होता है नैरेटर की माँ के साथ। वो अब नहीं रही, वह बताया करती थी जो बातें अब नैरेटर के दिमाग में घूमने लगी है। नैरेटर अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी है और वह सोचने लगी है कि मेरी माँ जो अंतिम समय में स्टोरी सुनाती थी, क्या वो सही थी? क्या मिस्टर नेदरफील्ड की जो वाइफ थी मिसेस नेदरफील्ड, वो सच में इतनी क्रूरल थी? दोस्तों अब नैरेटर अपनी ही माँ की कहानियों में उलझ चुकी है और वह अपने बारे में सही नहीं सोच पा रही है। अब वह एडल्ट हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता ने डिसाइड किया कि अब हम इसकी शादी कर देते हैं। पर नैरेटर अपने पिता से कहती है कि मुझे कुछ और वक्त दे दीजिए पिताजी, मैं अभी मेंटली इल हूँ। दोस्तों नैरेटर अपनी माँ की कहानियों में उलझ जाती है और वह सोचती है कि मेरी माँ जो नीदरफील्ड के बारे में कहती थी, क्या वो सच थी? क्या वो कभी यहाँ पे रहने आई थी और वह इतनी क्रूएल थी? वो बचपन से ही इतनी क्रूएल थी कि वो पड़ोसियों को झांक झांक कर देखा करती और फिर उनके बारे में ह्यूमर्स फैलाती, उसके बाद उन्हें कष्ट दिया करती थी। नैरेटर ये सब बातें सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी दोस्तों, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने फादर की बात मान लेगी। उसके फादर उसकी शादी वैंकोवर में कर देते हैं दोस्तों। वहाँ पे वह अपने हस्बैंड से मिलती है, अपने टाउन की स्टोरीज न्यूज़ को पढ़ा करती थी। वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो भी बातें कहती थी वह सच था। सच में मिसेस नेदरफील्ड काफ़ी ज़्यादा क्रूएल लेडी थी, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी दोस्तों और उनका सारा कुछ छिन चुका था। स्टोरी की एंड हो जाती है दोस्तों और नेक्स्ट चैप्टर में एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका नाम है टू रीच जापान। की नेक्स्ट स्टोरी टू रीच अ जापान की स्टोरी यह दिखाई जाती है दोस्तों कि ग्रीटा नाम की एक लेडी होती है और उसकी बेटी का नाम होता है कैटी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और वह एक ट्रेन में जाते रहते हैं। उनकी मंजिल होती है दोस्तों टोरंटो नाम की जगह। जब ग्रीटा और उसकी बेटी कैटी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं दोस्तों, तो सामने एक लेडी उनसे पूछती है कि उनकी लाइफ की ट्रेजेडी क्या थी, वो क्यों इतनी ज़्यादा एब्सेंट है। तो वो बताती है कि मैं एक एक्सटर्नल अफेयर में फंस गई थी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। स्टोरी में सिर्फ इतना ही बताया जाता है दोस्तों और नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाती है ग्रेवल। ग्रेवल की स्टोरी बस इतनी है दोस्तों कि एक ओल्ड लेडी है जो कि अपने बचपन के दिनों को याद करके खुश होती है। इन्हीं यादों में खुश होते होते उसे याद आता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। उस ट्रेजेडी ने किस प्रकार उसकी लाइफ को चेंज कर दिया और वह दोस्तों कहाँ से कहाँ आ गई। बेसिकली दोस्तों आप सारी स्टोरीज को देखेंगे इस बुक में तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई गई है कि किस प्रकार लाइफ चेंज हो जाती है तुरंत, इसलिए उस पल को जी लेना चाहिए। ट्रैवल ख़त्म होती है दोस्तों की नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है द ट्रेन। इसमें 14 स्टोरीज है दोस्तों। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं इसकी पूरी समरी बना दूंगा पार्ट बाय पार्ट। खैर हम द ट्रेन की स्टोरी देखते हैं। द ट्रेन की स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों। इस स्टोरी में यह दिखाया गया है दोस्तों कि जैक्सन ऑफ नाम का एक आदमी है जो कि अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है बेले। बेले और जैक्सन एक ट्रेन में मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। जैक्सन और बेले की बॉन्डिंग ऑफ लव बहुत ज़्यादा थी, जबकि उनकी उम्र है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैक्सन काफ़ी छोटा है और बेले काफ़ी सीनियर लेडी है, फिर भी उनकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बनी हुई है।
इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडीज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, पर ये कभी नहीं घबराते। इवन जब बेला की मृत्यु हो जाती है तब भी जैक्सन उसी से प्यार करता है, पर जैक्सन अब वह अकेला है। ट्रेन के बाद दोस्तों स्टोरी आती है एम्बियंसन। नाम जितना उल्टा है उतना ही इसकी स्टोरी भी उल्टी है दोस्तों। इस स्टोरी में दोस्तों एक विविन नाम की लेडी है जिसे प्यार हो जाता है डॉक्टर फॉक्स नाम के घमंडी इंसान से। डॉक्टर फॉक्स अपने घमंड में ही हमेशा रहता है दोस्तों, पर विविन ट्राई करती है अपने लव के पावर से कि उसे सुधार सके, पर वो नहीं सुधार सकती। इसके बाद इसमें कुछ और शॉर्ट स्टोरीज है जैसे कि लिव इन मार्ले, नाइट एंड वॉइस, हेवन प्राइड, लास्ट द आई इन साइट ऑफ लेक। अगर आपको इन सब की भी समरी चाहिए दोस्तों तो कमेंट में बताना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक